अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह का सितारा। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा इजाज़ खान। उम्मीद करती हूं आप तमाम लोग खैरियत से हैं, अच्छी सेहत में हैं, अपने दिन का आगाज़ कर चुके हैं। तो नाज़रीन, आज प्रोग्राम का मौजू हम लेकर आए हैं हमारी स्किन के हवाले से और एक ऐसे मसले के हवाले से जो कि इतना कॉमन है कि आई थिंक कि हर दूसरा शख्स जो है वो इसका शिकार होता होगा। हम बात करेंगे आज प्रोग्राम में जो पसीने की शिकायत यानी कि स्वेटिंग अक्सर लोगों को रहता है और कुछ लोगों को ये स्मेल के साथ होता है। इसकी क्या रीज़न है, इसको ट्रीट हम किस तरीके से कर सकते हैं और इसकी वजह क्या है। आगे चूँकि मौसम तब्दील हो रहा है, कुछ लोगों को जो है वो जब मौसम तब्दील होता है उसमें भी इसकी शिकायत रहती है। बहरहाल इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑब्वियसली एक्सपर्ट मौजूद हैं जिनकी राय हम आपके साथ शेयर करेंगे। डॉक्टर उस्मान हैं हमारे साथ और जो हैं जनाब ये 3D लाइफस्टाइल के साथ भी काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ अलराजी हॉस्पिटल का भी हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? थैंक यू सो मच। डॉक्टर सबसे पहले बताइएगा मुझे कि तमाम देखने वालों के लिए और मेरी भी अवेयरनेस के लिए कि हमें जो स्वेटिंग हो रही है, जो पसीना आ रहा है, हम ये कैसे जान पाएंगे कि ये नॉर्मल रेंज का है, मतलब रूटीन का है, या फिर ये एक रूटीन से हट के एक नॉर्मल चीज़ है? श्योर। आई मीन बेसिकली आपने ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है क्योंकि यूजुअली इस चीज़ पे बात ही नहीं होती। बेसिकली स्वेटिंग होना बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचर ने ह्यूमन बॉडी को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है कि इसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रहे तो ये बॉडी बहुत अच्छे अंदाज से फंक्शन या परफॉर्म कर पाती है। थर्मामीटर पे इसे हम 98.6 फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड्स में 37 डिग्री सेंटीग्रेड कंसिडर किया जाता है। बेसिकली अगर इससे आपका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो बॉडी में मौजूद जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे, और इवन कि अगर इससे कम हो जाएगा उस सूरत में भी वो सारे प्रोसेसेस डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसीलिए बॉडी ने इस टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए स्वेटिंग का प्रोसेस इसमें एक इनबिल्ट फीचर रख दिया। आप देखें कि हम एक ऐसे खित्ते में हैं कि जहाँ पे गर्मी की शिद्दत और गर्मी का दौरानिया बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे वक्त में या ऐसी जगह पर पसीना आना बिल्कुल नॉर्मल है। अब हम कैसे कंसिडर करें, जैसा कि आपने पूछा कि ये पसीना आना एक नॉर्मल हद में है या एक नॉर्मल हद से बढ़ गया है और किसी और अंडरलाइंग काज की तरफ इशारा कर रहा है। बेसिकली सपोज अगर आप तेज़ धूप में हैं, सूरज में हैं या कोई एक्सर्शन एक्टिविटी एक्सरसाइज कर रहे हैं और उस सूरत में आपको स्वेटिंग हो रही है तो डेफिनेटली एक नॉर्मल प्रोसेस है। वो ख़वातीन जो किचन में काम कर रही हैं। एग्जैक्टली क्योंकि बॉडी ने उस चीज़ को, उस टेम्परेचर को मेंटेन करना है। अदरवाइज बॉडी उस टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करेगी तो आप देखते हैं कि उसे फिर हम कंसिडर करते हैं कि इसको फीवर हो गया है, बुखार की सूरत में उसके फीचर्स या अलामात डिफरेंट हो जाती हैं। बहरहाल ये नॉर्मल रेंज है कि अगर आप तेज़ धूप में हैं या किचन में हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं और आपको स्वेटिंग हो रही है, टोटली नॉर्मल। लेकिन वो लोग कि सपोज कमरे में मौजूद हैं, किसी पंखे के नीचे हैं, या इवन के कुछ लोग एसी में भी मौजूद होकर पसीने से शराबूर हैं, ठीक है, कपड़े मुसलसल भीग जाते हैं, कुछ लोग को शिकायत रहती है कि दिन में कई दफ़ा में नहाना पड़ता है, ऐसे लोगों को ये चीज़ इंडिकेट करती है कि आपको मेडिकल चेकअप की तरफ जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हमने बात की आगाज़ यहाँ से किया उन लोगों को जिनको ओवर स्वेटिंग होती है और विद स्मेल होती है। ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको हम भी जानते हैं जिनको स्वेटिंग ही नहीं होती। ये भी नॉर्मल है या ये भी अब नॉर्मल है? अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं भाई, हम चाहे जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें, जिम में वर्कआउट कर लें या आउटडोर कोई एक्टिविटी हो, हाँ बहुत गर्म टेम्परेचर के अलावा रूटीन की बात करी तो उनको स्वेटिंग नहीं होती। ये अच्छी बात है? नहीं, बेसिकली इसमें सबसे पहले तो कंसीडर किया जाता है कि उसका अंडरलाइंग काज क्या है। ओवर एक्टिव होना या आपका हाइपर हाइड्रोसिस जिसे कहा जाता है मेडिकल टर्म में कि पसीने की कसरत होना, इस पॉइंट को पहले हम थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लें, उसके बाद हम पसीना कम होने को भी, ताकि इजीली हमारी ऑडियंस इसका आइडिया ग्रैस्प कर सके। हाइपर हाइड्रोसिस या पसीने का ज़्यादा होना पूरी बॉडी से, उसके कुछ रीजंस होते हैं। या तो आपके थायराइड फंक्शंस ओवर एक्टिव हैं, आपका थायराइड ग्लैंड, या आपको डायबिटिक हो गए हैं आप, या आप में कोई इन्फेक्शंस वगैरह बॉडी में चल रही हैं। ठीक है, ये वजह बनती है पसीने का ज़्यादा होने की। ऐसे लोग, इसके बरक्स वो लोग जिनका पसीना कम हो जाता है, उनमें आप कहें कि अगर जिसमें पसीना ज़्यादा हो रहा है उसमें थायराइड का ओवर एक्टिव होना, तो ऐसे लोगों में थायराइड का प्रॉपर फंक्शन ना करना या उसका स्लो हो जाना शामिल होता है। सही। दोनों सूरतों में थायराइड की इन्वॉल्वमेंट या तो ओवर एक्टिव होगा या वो अपने नॉर्मल रेंज से भी कम परफॉर्म कर रहा होगा और वो उतने हार्मोन्स ही नहीं जनरेट कर रहा कि जिससे आपका मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहे, तो वो इसलिए फिर आपको हाइपोथायराइडिज्म का शिकार हो जाते हैं या पसीना उनमें कम आता है, जबकि ये बिल्कुल भी एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। पसीने का एक हद से बढ़ जाना और या एक हद से कम हो जाना दोनों ही नुकसानदेह हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम ये बात कर लेते हैं कि
उन लोगों की जो कि घर में काम भी कर रही होती हैं। बहुत सारी ख़वातीन हमारे यहाँ 9 मंथ्स जो है वो पीक समर का सीज़न रहता है किचन में, और इसके अलावा जो वो लोग जिनका एक्टिविटी जो है वो उस तरह से रहती है। तो हमने हमेशा यही सुना है, जाना है या डॉक्टर से सुना है कि स्वेटिंग होना इज़ अ गुड थिंग, कि ये हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए उसको फ्रेश करता है। जैसा कि नॉर्मल हद की अब हम बात करें, हम इसकी वो एबनॉर्मल रेंज की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये किस तरह से फ़ायदेमंद है, और उसके लिए क्या हमें एक हेल्दी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, मतलब जिम की एक्सर्शन या वर्जिश के अंदर जो पसीना खारिज होता है, या हम उसकी बात करें कि वो इट्स अ गुड थिंग फॉर ओवरऑल योर हेल्थ, या जिस तरह जिन लोगों रूटीन में किचन में काम कर रहे हैं या जिनका आउटडोर काम है, इन एनी कंडीशन जो है पसीना खारिज होना आप समझते हैं कि अच्छी बात है? बेसिकली इस चीज़ को कंसिडर किया जाए कि शुरू में हमने इस चीज़ पे फोकस किया है कि बॉडी ने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन रखना है। आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, वो जब तक उस स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज में है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, फंक्शन करेगा। जैसा कि सर्दियों में आप देखते हैं कि उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम जैकेट्स पहन लेते हैं, कंबल ले लेते हैं, रज़ाई ले लेते हैं। उसका पर्पज़ यही होता है कि बॉडी का वो टेम्परेचर मेंटेन रहे, क्योंकि अल्लाह पाक ने नेचुरली वो चीज़ इनबिल्ट रखी है कि बॉडी उस चीज़ को सेंस करती है। अगर टेम्परेचर कम होगा, आपको ब्रेन से सिग्नल जनरेट होंगे कि आप इसे कवर करें, आप इसे ढांपें, ताकि वो टेम्परेचर मेंटेन रहे। इसी तरह टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा कि जो नेचुरल प्रोसेस है पसीना आने का, आपने देखा होगा कि जब पसीना आता है गर्मी में या कोई एक्टिविटी करने के बाद, तो पसीना आने के बाद आपको थोड़ा सा ठंडक का एहसास होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि वो बुखारात, वो पसीना जब जिस्म से निकलता है और आपको ठंडक का एहसास होता है, तो वो हाई टेम्परेचर्स में आपकी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रेंज में लेके आने के लिए कोशिश कर रहा होता है। ठीक है। और इट डजेंट मैटर कि आपको पसीना आए, आपको उसके लिए लाजमी एक्टिविटी करें, कोई किचन एक्टिविटी करें, जिम एक्टिविटी करें, ये कंसर्न नहीं है। पसीना लाना कोई कंसर्न नहीं है। आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में आपको आ रहा है तो वेल एंड गुड। अगर आप किसी वेस्ट में चले जाएं, कोई ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे मौसम ही ठंडा है, वहाँ पे तो एक्टिविटीज़ के बावजूद आपको इतना पसीना नहीं आता, तो टोटली नॉर्मल। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो बैट और डॉग का जो है वो मसला होता है, आप उनके पास से भी गुजरते हैं तो एक ख़ास किस्म की जो स्मेल है वो लोग महसूस करते हैं। ऐसे लोगों का वर्किंग प्लेस पे उनको मसलों का सामना करना पड़ता है। अगर आपका स्पाउस है, कोई भी है, मेल है, फीमेल है, इश्यूज़ होते हैं मियाँ बीवी के रिलेशन में भी। अक्सर इस पर बहुत सारे शोज़ भी हो चुके हैं कि अपनी क्लीनिनेस का ख्याल रखना चाहिए, आया ख़वातीन हो, आया मर्द हो। तो ये कोई ख़ास हेल्थ कंडीशन को आप समझते हैं कि इंडिकेट कर रहा है, या फिर ये लोग वाकई अब उस तरीके से ख्याल नहीं रखते, डिओड्रेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, शावर नहीं ले रहे अगर गर्मी आए, तो रीजंस क्या हैं? देखिए, डेफिनेटली दोनों फैक्टर्स इसमें रोल प्ले करते हैं कि अगर तो आप हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे, आप उस तरह से साफ़ सुथरे नहीं हैं, यू आर नॉट टेकिंग शावर्स ऑन डेली बेसिस, तो डेफिनेटली जब जहाँ पर स्वेटिंग होगी बॉडी पे, तो वहाँ पे जर्म्स आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, वहाँ पे स्मेल भी पैदा होगी। तो डेफिनेटली जो लोग हाइजीन का ख्याल नहीं रखते उनके लिए ये कंसर्न्स इस तरह के डेवलप होंगे। और दूसरे वो लोग कि जिन्हें हाइपरहाइड्रोसिस, ज़्यादा पसीना आने का मसला है, तो उनके लिए तो ये मजबूरी बन जाती है। तो उनके लिए तो अंडरलाइन काज करना वो एक लाजमी पर्सपेक्टिव बन जाता है, अदरवाइज़ वो इससे छुटकारा नहीं हासिल। अच्छा, बेटियां और बच्चे, बेटे बेटियां जब ग्रोइंग एज में होते हैं, ऑब्वियसली टीनेज की तरफ जा रहे होते हैं, तो मदर्स यूजुअली बड़ा कंसर्न होती हैं, उनको हर चीज़ के बारे में बताती हैं। स्कूल गोइंग होते हैं बच्चे, आउटडोर एक्टिविटी होती है। यूजुअली आप क्या समझते हैं कि व्हाट इज़ द राइट एज लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, जब हम उनको बहुत ज़्यादा मतलब कि उनकी एक प्रॉपर किट होनी चाहिए, हाइजीन के बारे में हम उनको बताएं, डिओड्रेंट बच्चे यूज़ करें, क्योंकि शुरू से ही जो बच्चों की डेवलप की हुई हैबिट्स होती हैं वो आपको लेटर एज में जाके बहुत आपकी वही हैबिट्स फिर रहती हैं लाइफ टाइम के लिए। एग्जैक्टली। इसमें बेसिकली इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक एज नहीं है। आपने देखा होगा कि हमारी सोसाइटी में जो एलीट क्लास है उनके बच्चे छोटी उम्र से ही इस चीज़ को समझते हैं, कंसिडर करते हैं। जबकि आप थोड़ा सा इस तबका पे आ जाएं, ज़रा मिडिल क्लास में आ जाएं या लोअर क्लास में आ जाएं, कुछ लोग तो इस चीज़ को बिल्कुल ही कंसिडर नहीं करते, निगलेक्ट कर देते हैं, और कुछ लोग ऑन लेके चलते रहते हैं। अलबत्ता इसमें कोई मेडिकल पर्सपेक्टिव से ऐसा नहीं है कि आप ये चीज़ें कब से शुरू करें। आपको कुछ बच्चे, बल्कि आपने नोट किया होगा कि कुछ बच्चे या बच्चियाँ जब ग्रोथ एज में होते हैं उस वक्त उनके साथ ये बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। उनकी स्वेटिंग में बहुत स्मेल, एग्जैक्टली उनमें स्वेटिंग का कंसर्न या स्मेल, फाउल स्मेल आना वो ज़्यादा हो जाता है। उसकी बेसिकली एक रीज़न ये होती है कि चूँकि एक डेवलपमेंटल स्टेज है, हार्मोनल इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है, बॉडी पे हार्मोन्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है।
ग्रोथ हो रही है, बोन्स डेवलप हो रही हैं, स्किन, सारे ऑर्गन्स, प्रोसेसेस तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं, तो उन लोगों में भी कभी कभी स्वेटिंग की रेशो शरह भी बढ़ जाती है। अच्छा, तो इस मसले के लिए डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए फौरी तौर पर, अगर बच्चों की हम खासकर बात कर रहे हैं? नहीं, देखें, बच्चों में उस वक्त तक आप नहीं जाएंगे कि अगर तो स्पेसिफिक रीजन्स हैं, सपोज अंडर आर्म्स का कंसर्न आ गया, हाथों का कंसर्न आ गया या पाँव, अगर तो इन 3 पार्ट्स में से या तीनों में या सिर्फ हाथ पाँव में या किसी एक में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, उस सूरत में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अदरवाइज जो जनरलाइज स्वेटिंग है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, सही। हर वक्त कोई ना कोई तोड़ फोड़, कोई ना कोई इंगेजमेंट, कोई ठीक। ना कोई एक्टिविटी उनकी जारी होती सही। है, तो डेफिनेटली उनके लिए एक नेचुरल अच्छा, मैकेनिज्म अब उस सूरत में परेशान एक सवाल, हम चूँकि पंजाब से हमारा ताल्लुक है, पंजाब में रहते हैं, और पंजाबियों के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि दे आर वेरी फूड लवर। तो अक्सर ये, चूँकि हम बात ये करते हैं, मजाक में करते हैं, लेकिन ये कोई सीरियस हेल्थ इशू भी एक हो सकता है। वो डॉक्टर ऑब्वियसली हमें इस पर बेहतर गाइड करेंगे। अक्सर लोगों को खाना खाते हुए भी स्वेटिंग का मसला होता है, दो के वेयर कंडीशनिंग रूम में बैठे होते हैं, इसके पीछे क्या जो है वो इशू हो सकता है? देखिए, बेसिकली जब आप खाना खा रहे होते हैं तो बॉडी को एक सिग्नल जा रहे हैं कि इनका मेटाबॉलिज्म फास्ट कर दें, क्योंकि बॉडी में वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आपका फूड इनटेक जो है जब स्टमक में जा रही है, तो वहाँ पे वो सारे केमिकल रिएक्शंस, प्रोसेसेस डाइजेशन के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब प्रोसेसेस स्टार्ट हुए हैं, तो उसके साथ साथ कुछ लोगों में उनका बाकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज़ कर जाता है, इसकी वजह से उन्हें अच्छा, ये नॉर्मल है, इसकी कोई? अच्छा डॉक्टर साहब, किसी खास मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत है कि आय से कंफर्म हो सके कि कोई खुदा ना खास्ता कोई हेल्थ इशू तो नहीं हो रहा? बिल्कुल, अगर तो कोई इस चीज़ को फील करता है कि नॉर्मल रेंज से ज़्यादा उन्हें पसीना आ रहा है, इसी में या कमरे के अंदर भी स्वेटिंग हो रही है, तो ऐसे लोगों को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर्स उन्हें उनकी इवेल्यूएशन करेंगे, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट, जिसमें 3 तरह के टेस्ट होते हैं, T3, T4, TSH, जिससे पता चलेगा कि आया कि थायराइड ओवर एक्टिव है या हाइपो एक्टिव है या कम एक्टिव है। अगर तो ओवर एक्टिव है और उसकी वजह से एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, तो फिर उसके लिए मेडिसिन अलग हैं। कुछ लोगों में डायबिटीज़ होने के बाद हो जाता है, कुछ लोगों में इन्फेक्शंस, अगर कोई इंटरनल इन्फेक्शंस चल रही हों, तो उस वजह से भी स्वेटिंग बढ़ जाती है, और ये अमूमन पूरे जिस्म पे होती है, ये स्पेसिफिक पार्ट्स पे नहीं होती। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोग, मैंने क्योंकि बहुत बार शो किया, लाइव कॉल्स भी हम लोग लेते रहे इन पास्ट, तो एक सवाल जो कि बहुत कॉमन रहा, मैं चाहूँगी कि ज़रूर आज भी हम अपने प्लेटफॉर्म से, अपने इस शो से, वो जो है उस सवाल को मैं ज़रूर आपके सामने रखूँ ताकि लोग अवेयरनेस हासिल कर सकें। अक्सर लोगों को पाँव में जो है वो सेम इशू होता है जो हम बात करें, आपने अंडर आर्म्स की बात की, उनके और जो है इचिंग का मसला है वो बढ़ जाता है। तो ये क्या मसला है और इसका ट्रीटमेंट या इससे कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है? बिल्कुल सही। अभी तक हमने जो बात की, बेसिकली स्वेटिंग को या हाइपरहाइड्रोसिस को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अभी जो पहले हमने बात की, ये बात थी जनरलाइज्ड हाइपरहाइड्रोसिस, जिसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। इसके फैक्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो दूसरी कैटेगरी है, इसमें सिर्फ आपके हाथ, पाँव या अंडर आर्म्स मुतासिर होते हैं। ठीक। इसमें होता ही है कि अमूमन आपकी कोई अंडरलाइंग डिजीज़ नहीं चल रही होती। ये बेसिकली आपका या तो जेनेटिक है, विरासत में मिला है, आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं से आप में मुंतकिल हुआ है, या अदरवाइज दूसरा इसका फैक्टर अभी तक पता ही नहीं चल पाता। इसके पीछे आप टोटली हेल्दी होंगे, आप एक पर्सन देख रहे हैं टोटली हेल्दी है, एक्टिव है, किसी किस्म का कोई हेल्थ रिलेटेड इशू नहीं है, तो आप इस चीज़ को, इसे हम दूसरी कैटेगरी में रखते हैं। और बेसिकली जो जनरलाइज स्वेटिंग है, डिफ्रेंशिएट ही हम इस बेस पे करते हैं कि जनरलाइज पूरी बॉडी की स्वेटिंग वो किसी डिजीज़ की वजह से या थायराइड के एबनॉर्मेलिटी की वजह से है, और जो स्पेसिफिक पार्ट्स हैं, हाथ, पाँव या अंडर आर्म्स, ये यंग एज में ही आप फील करेंगे। आप फील करेंगे कि एक 4-5 साल का बच्चा है, पेरेंट्स फील करेंगे, और यंग एज से लेकर अर्ली एडल्टहुड तक, 20-22 साल की एज तक ये लोग फील करने लग जाएंगे कि मेरे हाथों पर, पाँव पर या अंडर आर्म्स पर ये मसला है। और ये अमूमन चूँकि जेनेटिक होता है, इसलिए अर्ली एज में स्टार्ट हो जाता है। पहले वाली टाइप जो हमने डिस्कस की, पूरी बॉडी वाली, उसके पीछे कोई ना कोई काज होता है। आपका थायराइड एज के किसी भी हिस्से में ओवर एक्टिव हो सकता है, किसी भी वजह से कोई ना कोई डिजीज़ वो आफ्टर 20, 30, 40 कभी भी हो सकता है। लेकिन ये मेन डिफ्रेंशिएशन इसी पॉइंट पे आता है कि ये जो स्पेसिफिक पार्ट्स हैं, ये अर्ली एज से इनमें ये कंसर्न स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम का जो लास्ट पार्ट है वो हम थोड़ा सा स्किन के हवाले से, उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, हम एस्थेटिक्स की बहुत ज़्यादा बात करते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स भी मौजूद हैं। वो लोग जो कि
कोई ना कोई समझते हैं, स्पेशली मिडिल एज में हैं, 40 क्रॉस कर रहे हैं, उनको जो भी इश्यूज़ हैं। फिर वाइटनिंग का हमारे यहाँ एक बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, लोग बहुत ज़्यादा उस हवाले से भी यंग बच्चों को भी अपनी लेकर जाते हैं। तो ये एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा है और ये हमारे इस कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हद तक जो है वो शुरू से था और अब भी बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि माथे पर पड़ने वाली जो झुर्रियाँ होती हैं, फाइन लाइंस जो होती हैं, आप जैसे ही अपनी 40 क्रॉस करते हो या उसके नियर होती हो, अगर जेनेटिकली है तो उससे पहले भी हो सकता है, इसके लिए कौन सी ट्रीटमेंट आप समझती हैं कि बेस्ट है? देखिए, सबसे पहले तो इवेल्युएट करना ज़रूरी है कि फाइन लाइंस की कैटेगरी क्या है। समटाइम्स ऐसे होता है कि बिल्कुल माइनर सी फाइन लाइंस हैं, और समटाइम्स ऐसे होता है कि आप प्रॉपर फील करते हैं कि उसके नीचे से जैसे कोई चीज़ ही ख़त्म हो गई है, खाली हो गई है। अब इन दोनों चीज़ों को कंसीडर करते हुए उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चलता है। सपोज़ अगर एक यंग एज है, यंग एज में जो बहुत ज़्यादा एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, या बहुत ज़्यादा जो फेशियल फीचर्स का यूज़ करते हैं, उनमें क्या होता है कि बार बार ये एक्टिविटी करने से ये फ्रॉन लाइंस ये बिल्ड हो जाती हैं। ऐसे लोगों में क्या किया जाता है, बोटॉक्स इंजेक्शंस लगा दिए जाते हैं। बोटॉक्स इंजेक्शंस ये करते हैं कि आपके ब्रेन से जो मूवमेंट के सिग्नल्स आ रहे हैं, वो मूवमेंट के सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है। ठीक है। जब वो मूवमेंट के सिग्नल्स ही नहीं आएंगे तो आपके फोरहेड पे वो फ्रॉन लाइंस या वो जो फाइन लाइंस हैं वो विजिबल नहीं होंगी। ये सिर्फ महदूद रहेगा हमारे फोरहेड के लिए, या कि कुछ लोगों को लाफ लाइन तक या अंडर आई भी ये प्रॉब्लम हो रहा होता है? बेसिकली जो आपकी फ्रॉन लाइंस हैं इनके लिए बोटॉक्स इंजेक्शंस बेहतर रहते हैं, लेकिन यूजुअली आपने देखा होगा कि जिनकी लाफ लाइंस हैं काफ़ी डीप होती हैं, या अंडर आई सर्कल्स जो पड़ते हैं वो काफ़ी डीप होते हैं, वो इससे बेहतर नहीं हो पाते। उनके लिए फिलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें गैप बहुत ज़्यादा है। जब तक आप कोई फिलर इंजेक्ट नहीं करेंगे, स्किन के नीचे उसे कोई सपोर्ट नहीं देंगे, वो अपनी एक नॉर्मल लुक की तरफ वापस नहीं आ सकेगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि आइस का हम जिक्र कर रहे हैं, फाइन लाइंस का जिक्र कर रहे हैं, तो अब लोग यूजुअली आपकी एजिंग का पता भी हमें हमारे इस पार्ट से देखकर पता चलता है कि आपकी किस तरह से रिंकल्स कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, या आपकी आइज़ किस तरह से है, तो वो आपकी एज अक्सर बता देती है। तो हम ज़रा आँखों की खूबसूरती की बात कर लेते हैं। अक्सर लोगों को, हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, फिर हमारा लाइफस्टाइल भी इस तरह से है, उसमें हम कह सकते हैं कि एक तो खाना, जंक फूड हमारा बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ चुका है, फिर हमारी स्लीपिंग पैटर्न है वो हमारा बहुत, दिन में हम सोते हैं, रात को हम जागते हैं, स्लीप टाइम कम है, एक्सरसाइज नहीं है, हाइड्रेशन का इतना ख्याल नहीं रखते, तो अंडर आई जो हैं वो बहुत मसले जो मसाइल हैं। और ये मैं यंग बच्चों की बात कर रही हूँ, ये मैं मिडिल एज लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप टीन एज को भी देखें, या जो लोग अपने 20s में हैं, डार्क सर्कल्स का होना बहुत एक कॉमन इशू है, उनको आप, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर तो हम इस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं यंग एज में, बेसिकली इसके भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। एक फैक्टर समटाइम्स होता है पेरेंट्स में ये इशू होता है, तो वो जनरेशन टू जनरेशन भी चल रहा होता है। दूसरा फैक्टर ये होता है कि हमारी यूथ या यंग जनरेशन रात देर तक लेटकर मोबाइल का, सेल फ़ोन का यूज़ बहुत हद तक बढ़ गया है, और इवन कि उसका इम्पेक्ट ये आया है कि उसकी वजह से उनका स्लीप टाइम भी कम हो गया। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं, मोबाइल फ़ोन्स की वो जो रेज़ हैं और स्लीप टाइम का कम हो जाना, ये दोनों चीज़ें डेफिनेटली आपकी आईसाइट को भी और आपकी इस रीजन को भी, क्योंकि बहुत ही डेलिकेट रीजन है, इस पे अपना इम्पैक्ट देते हैं, जिसकी वजह से एक तो डार्क हो जाते हैं, अपना कोलेजन लूज़ करने लग जाते हैं, और आप फील करेंगे कि यहाँ पे गहरे पिट्स पड़ने लग जाते हैं। यंग एज में इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, या इवन के कोई ओल्डर पर्सन भी हैं, अवॉइड करने के लिए जो एक नेचुरल प्रोसेस है वो यही है कि आपका स्लीप टाइम प्रॉपर होना चाहिए, आपका जो स्क्रीन टाइम है वो कम से कम होना चाहिए, और वो भी आप कोई बैठ के यूज़ कर रहे हो, ये नहीं कि आप लेट के यूज़ कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे आपकी वाटर की इंटेक बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी बॉडी में जितना अच्छा फ्लूइड इंटेक होगा, उतनी अच्छी आपकी एक तो वो हीलिंग होगी, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी, स्किन में ग्लो आएगा, और जहाँ पर चूँकि आप कहें कि डार्कनेस की वजह से कुछ केमिकल्स ऐसी वेस्ट प्रोडक्ट्स इकट्ठी हो गई हैं, फ्लूइड इंटेक अच्छी होने की वजह से वो इजीली रिलीज़ होंगी। और चौथे नंबर पे आपकी विटामिन सी की इंटेक अच्छी होनी चाहिए। विटामिन सी आपको एक तो वाइटनिंग की तरफ लेके जाता है, और दूसरा आपकी स्किन में ग्लो लेके आता है। ठीक, तो डेली का 1 लेमन भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, तो आई थिंक कि बड़ा आपकी वो डेली की जो एक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। डॉक्टर साहब, आपने अभी जिक्र किया कोलेजन का, तो ये एक सर्टेन एज तक हमारी स्किन, हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही होती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये कम होता चला जाता है। अभी हम अक्सर जब जाते हैं फार्मेसी स्टोर पे या कुछ इस तरह से, तो वहाँ पर बड़े बड़े जार्स मैंने बहुत बार देखे जिस पे लिखा होता है कोलेजन, और वो लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ये इस पे सही तरीका क्या है, स्पेशली वो लोग जिनके हमने सारे मसले हाईलाइट किए, क्या ये कैप्सूल्स खाना इस तरीके से ठीक है, या इसको मेंटेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं?
बिल्कुल ठीक है। देखिए कोलेजन बेसिकली क्या है, आपकी स्किन के नीचे कुछ ऐसे थ्रेड्स हैं, कुछ ऐसे धागे हैं जो स्किन को पुश करके रखते हैं बाहर को या सपोर्ट दे के रखते हैं। आपके कोलेजन का एक टाइम ड्यूरेशन होता है, यंग एज में जल्दी जल्दी ये रिपेयर, टीयर भी हो रहे हैं, रिपेयर भी हो रहे हैं, हीलिंग का प्रोसेस बहुत अच्छा है। विद द पैसेज ऑफ एज ये प्रोसेस डेफिनेटली, यही प्रोसेस नहीं बाकी प्रोसेस भी, और ये प्रोसेस भी स्लो होता जाता है। जब ये प्रोसेस स्लो होता जाएगा तो फिर आपको कोलेजन कम होने की वजह से ऐसे लगेगा कि आपकी स्किन सैगी होने लग गई है। ओके। स्किन सैगी हो रही है, फाइन लाइंस पड़ रहे हैं या थोड़े से पिट्स पड़ रहे हैं, स्किन डीप होती जा रही है। इसके लिए एक तो ये है कि आपकी, जैसे पहले हमने डिस्कस किया, विटामिन सी की इनटेक, आपकी फ्लूइड की इनटेक, स्किन के जितने भी कंसर्न्स हैं उसमें फ्लूइड इनटेक बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फ्लूइड की इनटेक, पानी की इनटेक, जूसेस की इनटेक, विटामिन सी की इनटेक ये बेहतर होनी चाहिए। और इसके अलावा आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, आपकी जिम एक्सरसाइजेज या एक्टिविटीज़ या जॉगिंग वगैरह होनी चाहिए। उससे होता ये कि आपकी बॉडी के ये प्रोसेस जो हैं ये भी जल्दी ओल्ड नहीं होते, जल्दी पुराने नहीं होते, और एक नॉर्मल सर्कल में चलते हुए ये आपको एक अच्छा लुक दिए रखते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर उस्मान, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे इन प्रोग्राम, और स्किन के हवाले से, स्वेटिंग के हवाले से हमें बड़े इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे हमारे साथ शेयर कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।